नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का जो 8 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं और जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं मौजूद हूं, कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में सुनील शर्मा जी। उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो कामकाज हुआ 8 सालों का, उसका लेखा जोखा लूंगा और रिपोर्ट कार्ड लूंगा कि योगी जी ने कैसा काम किया 8 सालों में, क्या पर्याप्त काम किया, क्या जनता इससे खुश है या फिर नहीं खुश है। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। 8 साल पूरा हो चुका है योगी जी को। 8 साल में आप क्या देख रहे हैं, कैसा काम हुआ, क्या काम हुआ उत्तर प्रदेश में? 8 साल में उत्तर प्रदेश का रूपांतरण हुआ। उत्तर प्रदेश 8 साल पहले माफिया प्रदेश, अपराध का प्रदेश, बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था। अच्छा। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। अच्छा। उत्तर प्रदेश की सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे। बिजली 2 जिलों को छोड़ करके कहीं आती नहीं थी। अपराधियों का बोलबाला था, थानों को थानेदार नहीं ठेकेदार चलाते थे। पूरा अराजकता। और जो सैफई परिवार था वो सैफई महोत्सव बनाने में मस्त रहता था। सरकार का मतलब सैफई, इटावा, उनका परिवार। उनके लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता का कोई मतलब नहीं था। लूट मची थी चारों तरफ, एक अराजकता का वातावरण था। ऐसे में 2017 में माननीय योगी जी को सरकार मिली। हमारे सामने चैलेंज था। हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, अपराधियों का सफाया किया। बुलडोजर हो चाहे जो भी हो, जिस तरीके से जिसका समाधान किया जा सकता हो समाधान किया। आज संगठित अपराध से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया। संगठित अपराध से मुक्त होने के कारण प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना, व्यापार का वातावरण बना, शिक्षा का वातावरण बना। तब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। और एक्सप्रेस वे का तो हम कहें तो 55% एक्सप्रेस वे हिंदुस्तान के यूपी में है। पूरे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी ऐसी हो गई है कि आप गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक चले जाइए, सोनभद्र तक चले जाइए, आप किधर से भी जाएं तो एक्सप्रेस वे सब इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। और एयरपोर्ट की एयर कनेक्टिविटी भी हमारी सबसे अच्छी है। 16 एयरपोर्ट अभी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। जेवर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा। तो हर दिशा में विद्युत पहले आने की खबर होती थी, अब जाने की खबर होती है। अभी ये तक आपने विकास का काम गिनवाया, लेकिन उसमें एक आपने शब्द का जिक्र किया, बुलडोजर। जी। बुलडोजर की कार्रवाई कैसे विकास कर सकती है? बुलडोजर जो चलती है वो चलती है लोगों के घरों पे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा। बुलडोजर कोई पब्लिक के घरों पे थोड़ी चल रही है। अपराधी, माफिया जिन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, जो अवैध धंधे कर रहे हैं, उनके किलों को ध्वस्त करने का काम बुलडोजर करता है। लेकिन वो कानून सम्मत है। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करोगे तो खाली कराई जाएगी, और जब माफियाओं की सरकारी ज़मीन खाली होगी तो संदेश जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव नहीं होते, महाकुंभ उत्सव होता है, जिसमें 67 करोड़ लोग आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं। सवाल वो भी है ना कि महाकुंभ तो करा देते हैं आप, लेकिन संभल में एक समाज का मेला लगता है, उस मेला को रद्द करा देते हैं वहाँ पर आप। किसी भी विदेशी आक्रांता को, आक्रमणकारी को, जिसने सनातन धर्म पर हमला किया, इस देश पर हमला किया, भारत पर हमला किया, यहाँ की आस्थाओं पर, उसको महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। और उसको महिमा मंडन करने वाले लोगों को पर भी कार्रवाई होगी। तो ये तो ज़बरदस्ती बात हो गई ना। ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मुसलमान समाज उनको मान रहे हैं तो मान ले भाई, मुसलमान माने एपीजे अब्दुल कलाम को, वीर अब्दुल हमीद को माने, मनाए मेला, हम भी चलेंगे उसमें। अशफाकुल्लाह खां का मेला लगाएं शाहजहाँपुर में, पूरा देश इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा इस धरती पर। इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। मैं कह रहा हूँ, लगाएं ना, अशफाकुल्लाह की कब्र पे जाएं, मेला लगाएं, उर्स लगाएं, पूरा हिंदू समाज स्वागत करेगा। वीर अब्दुल हमीद का उस पर लगाएं, पूरा हिंदू समाज स्वागत करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाएं, उनका उस पर उर्स मेला लगाएं, हम स्वागत करेंगे।
राष्ट्र भक्तों का अभिनंदन होगा। राष्ट्र पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो गाजियाबाद में खड़े हैं आप, गाजियाबाद में हम ही अभी मौजूद हैं, नाम क्यों नहीं बदलते फिर गाजियाबाद का? समय आने पे सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। अबू आज़मी भी महिमा मंडन करते हैं, अबू आज़मी भी बोलते हैं औरंगजेब की का वकालत करते हैं, खास बोलते अबू आज़मी के तो शब्द हैं जी, वो शब्द बोलने वाले अखिलेश यादव हैं। अगर नहीं है तो अबू आज़मी पे उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, अच्छा, उसे पार्टी से निकालना चाहिए था। अबू आज़मी जो बोल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी बोल रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अखिलेश तो ये भी बोल रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो दुर्गंध फैलाती है, गौशाला खोलकर, हम इत्र खोलकर इत्र की फैक्ट्री लगाते हैं, सुगंध फैलाते हैं। हमारी गौशाला हाँ, में गौ माता रहती है, पूरा हिंदू समाज गाय को माता मानता है। अगर उन्हें अखिलेश जी को तो हिंदुत्व में से, गाय में से बदबू आती है, हम क्या करें? उनके इत्र में से तो नोट की गड्डियाँ निकलती हैं, निकली थी नहीं, कई दिन तक मशीन लगी रही थी गिनते हुए, तो उन्हें तो खुशबू वहीं से आएगी ना, उसमें इत्र के मित्र हैं, उसमें से खुशबू आएगी। अरे गौ माता की पूजा करो, पुराने पाप भी धुल जाएंगे। अखिलेश जी, जो पाप किए हैं वो सब धुल जाएंगे। गौ माता की सेवा करो, गौ माता की पूजा करो। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये सब जन कल्याणकारी हैं, व्यक्तियों का कल्याण करने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र की तरफ उत्तर प्रदेश को भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना चाहिए? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, उत्तर प्रदेश में गौ माता के संरक्षण के लिए माननीय योगी जी ने राज्य सरकारी स्तर पर गौशालाएं बनवाई हैं। जो गाय पालेंगे उनको 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से एक प्रोत्साहन देने का भी हमारी सरकार कर रही है। हमने गौ हत्या पर सख्त कानून बनाया है और गौ हत्यारों को दंडित भी किया जा रहा है। हम तो गौ माता की पूजा कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस पे ये भी उठता है कि गौ माता जिस तरीके से सड़कों पर घूम रही हैं, हाईवे पे घूम रही हैं, इससे लोगों का एक्सीडेंट भी हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हमने राजकीय गौशालाएं खुलवाई। जो इस प्रकार की हैं उनको राजकीय गौशाला में रखा जाता है व उनका पालन पोषण संरक्षण होता है। अब आपसे अगला सवाल है कि वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं आप? वक्फ बोर्ड का जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था, उस धरना प्रदर्शन में मैं भी गया हुआ था, मेरे साथ भी वहाँ पर मारपीट की गई थी। मैं उनसे सिर्फ सवाल पूछ रहा था कि वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पा रहा था, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसका। तो वक्फ बोर्ड के बारे में क्या चाहेंगे आप? योगी जी भी खुलकर इसका विरोध करते हैं कि वक्फ बोर्ड पर, इस पर जो है, इन पे दादागिरी चल रही है, लोगों के ज़मीनों को हड़प रहे हैं ये लोग। तो क्या सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ में क्या करना चाहिए? इस देश में कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, अराजकता उत्पन्न करते हैं, और लोगों को भड़का करके सड़कों पर लाते हैं। वक्फ बोर्ड का देश के आम मुसलमान से कोई उससे प्रभावित नहीं होता, ना उससे कोई फर्क पड़ता। वक्फ बोर्ड ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का भी काम किया है। ये भूमाफिया और भूमाफियाओं का बोर्ड बन गया है। कुछ सीमित से लोग हैं जिनका इसमें निहित स्वार्थ है और वो इसकी संपत्ति को बेचना और लूटने का काम कर रहे हैं, और सारे जो मुस्लिम समाज है उसको इसके उसमें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा CAA में किया था। CAA से भारत के मुसलमान का कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। CAA था कि जो विदेश से पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफ़गानिस्तान से जो गैर हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो जो भारत में आ गए हैं, उनकी नागरिकता प्रदान किए जाने से संबंधित कानून है CAA। लेकिन उसका कितना विरोध करा, लोगों को पता नहीं था क्या है कागज। लोगों का तुम्हारे कागज मांगे जाएंगे, कागज तो सबके, जब आधार कार्ड बनता नहीं मांगे जाते क्या? सबके मांगे जाते। आप कुछ भी चीज़ करने जाओगे तो आपकी रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को तो खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनकी तो जांच होगी, उनकी पड़ताल भी होगी, उन पर कार्रवाई भी होगी। आप देखते जाइए धीरे धीरे। लेकिन मैं वक्फ बोर्ड पर आना चाहता हूँ। ये भूमाफियाओं का बोर्ड है और इस पर जो भारत सरकार संशोधन ला रही है वो बहुत अच्छा है। सबके हित में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो देश के हित में, समाज के हित में। लेकिन
धमकी दे रहे हैं चक्का जाम कर देंगे पूरे देश में, इस्लाम के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है, सब्र नहीं कर है उनके। ये मोदी और योगी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी, केंद्र में मोदी, और इनके बीच में देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। हुर्रियत वाले ने क्या बोला करते थे कि कश्मीर सरकारी दामाद बन करके आज भी हुर्रियत के नेता कहाँ हैं, बता सकते हो आप? नहीं है ना मालूम? नहीं पता कहाँ गए। हाँ, तो चक्का जाम करने वाले गायब हो जाएंगे, ढूंढे से नहीं मिलेंगे। कानून का पालन करना होगा, अंत किसी जेल में चक्की पीसते मिलेंगे। वो तो अपने इस्लाम को मान रहे हैं। इस्लाम को मान। इस्लाम से इसका क्या मतलब है? इस्लाम का मतलब है 5 टाइम नमाज पढ़ो। इस्लाम का कहना है ब्याज मत लो। इस्लाम का कहना है नशा मत करो। इस्लाम का कहना है दूसरे की संपत्ति पे कब्जा मत करो। वक्फ बोर्ड दूसरों की संपत्ति पे कब्जा करता है, घोर इस्लाम विरोधी है। वक्फ बोर्ड इस घोर इस्लाम विरोधी है। इस्लाम कहता है दूसरे की संपत्ति पे कब्जा मत करो, और वक्फ बोर्ड इसी काम को कर रहा, तो उसका इस्लाम से क्या मतलब है? इस्लाम कहता है सिनेमा मत देखो, शराब मत पियो। तो बताओ कितने मुसलमान हैं जो इस काम को नहीं करते? और जो इस काम को करता है वो मुसलमान कैसे? वो है ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि 5 बार का नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज मैं नहीं कह रहा, ये इस्लाम कह रहा है। इस्लाम कह रहा है 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नहीं, कहाँ पढ़ेंगे? जगह नहीं दिया जा रहा तो कहाँ पढ़ेंगे? उनके मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मदरसे को तोड़ा जा रहा है। कहीं नहीं लिखा मस्जिद में पढ़ी जाएगी। ना तो कोई मस्जिद तोड़ी जा रही, ना कोई ईदगाह तोड़ी जा रही, एक भी नहीं तोड़ी जा रही। बताओ कहा संभल में जो मस्जिद, एक मस्जिद, वो मस्जिद पुरातत्व विभाग के पास है, विवादास्पद है। उसका नमाज से कोई मतलब नहीं है। कब्जाई गई ज़मीन पर अगर कोई इबादत करता है तो वो इनके खुदा को कबूल नहीं है, ये लिखा ना। तो जो जिसका तय होगा कि कब्जाई हुई ज़मीन है उस पर तो इन्हें करनी ही नहीं चाहिए, कब्जा की हुई ज़मीन पे। और नमाज पढ़ने के लिए किसी स्थान की ज़रूरत नहीं है। उस नमाज के समय पर जहाँ हो जैसा वहीं पढ़ लो। अपने घर में रहेंगे तो है, अपने घर में कर लो भाई। क्यों जाते हो सड़क पर अगर 5 वक्त नमाज पढ़नी है? तो 5 वक्त कितने मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। कितने मुसलमान हैं जिनका बैंक में खाता ना हो, ब्याज ले रहे हैं सब? कितने हैं जो शराब नहीं पी रहे? कितने हैं जिनको दूसरे की औरतों पे कुदृष्टि नहीं डालते? मेरा कहना है कि अगर इस्लाम को मानते हो तो पहले मुसलमान बनो। ऐसे में तो कोई नहीं मानता है, फिर तो क्या करे? फिर घर वापसी हो जाए उनकी। आ जाइएगा, हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान को माने वो भी भगवान का, जो ना माने वो भी भगवान का। जो पूजा करे वो भी ठीक, जो ना करे वो भी ठीक। जो गंगा में स्नान कर ले वो भी ठीक, जो ना करे वो ठीक। हमारा मानना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि सारे जीव ईश्वर के अंश हैं। वो आस्तिक हो नास्तिक हो, सब भगवान के हैं। सब भगवान के। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि संभल के बारे में क्या सोचते हैं आप? संभल में जिस तरीके से खुदाई किया जा रहा है, योगी जी का कहना है कि संभल के बारे में यही कहूँगा कि कल की अवतार के आने से पहले अवतार का प्रभाव शुरू हो गया है। प्रभाव शुरू हो गया है, इसका मतलब क्या सिग्नल निकाला जाए? क्या होने वाला है? सिग्नल दिख रहा है ना, कल की अवतार होने वाला है जल्दी। इसलिए अवस्थान साफ हो रहा है, मंदिर निकल रहे हैं, बावड़ियाँ निकल रही हैं, सरोवर निकल रहे हैं। तो ये जो धार्मिक स्थल दबा दिए थे वो पहले बाहर आ रहे हैं, एक अच्छा वातावरण बनेगा, तभी तो कल की भगवान आएंगे। तो वहाँ पर भी भव्य तरीके से कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, लग रहा है आगे आने वाले टाइम पे। संभल प्राचीनतम नगरी है, धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, उसका विकास होना ही चाहिए उसका, और वो योगी जी कर रहे हैं। आखिरी में आप जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि हम सबको भारत के संविधान में आस्था रखनी चाहिए। भारत की परंपराओं का, भारत की आस्थाओं का, बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति, पूजा पद्धति कोई भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की हिंदू संस्कृति है। उस संस्कृति का अगर पालन करेंगे तभी भाईचारा होगा। ये भाईचारा कहने से नहीं होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी मौजूद थे। हर सवालों का इन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, जिसके लिए जाने जाते हैं।
अब आप भी अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि योगी सरकार का जो 8 साल का कार्यकाल रहा वो कार्यकाल आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।